बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट ताहिर शेख एक बार फिर आपके पसंदीदा प्रोग्राम हालत हाजरा के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि साल 2020 इख्तिताम पजीर होने वाला है और इस साल के अंदर पूरी दुनिया की जितनी भी आवाम है उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना रहा है, जिनमें एक सबसे बड़ा चैलेंज हम बात करेंगे कोविड-19 का, यानी कि कोरोना वायरस का जो ये फैलाव हुआ है, जो पेंडेमिक फैला है पूरी दुनिया में, उसकी वजह से दुनिया में हर जगह एक भूचाल आ गया। अब इसमें जो दिलचस्प पहलू है वो ये है कि आज से एक साल से भी कम अरसा, यानी कि दिसंबर के सेकेंड वीक के अंदर पहला पेशेंट रजिस्टर हुआ था कोरोना वायरस का, और एक साल के अंदर अंदर ही ये बीमारी तमाम दुनिया में फैल कर और अब ये ऐलान किया गया है कि इसकी जो वैक्सीन है वो दस्तयाब है। बल्कि कुछ मुल्कों यानी कि यूरोप में यूके ने और अगले हफ्ते से कनाडा ने भी अपनी वैक्सीनेशन करने का ऐलान कर दिया है, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प अमर है। क्योंकि यूजुअली होता यह है कि अगर कोई बीमारी दुनिया में फैलती है तो उसका एक लाइफ साइकिल होता है, और उस लाइफ साइकिल के हवाले से अगर हम देखें तो वैक्सीन का जो अमल होता है रिसर्च का और डेवलपमेंट का, उसमें तकरीबन 3 से 4 साल लग सकते हैं, और कई मौक़ों पर तो इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। हमने आज मौजू किया है हमारे न्यूज़ एनालिस्ट सैयद सलमान शाह को, ताकि हम इस और इस जैसे दूसरे जो मौजू आजकल हैं उन पर डिस्कशन कर सकें। सबसे पहले तो मैं शो में वेलकम करूंगा सलमान को। सलमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सलमान, जैसा कि आपको पता है कि आज से तकरीबन एक साल पहले, अभी साल पूरा भी नहीं हुआ है जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, चाइना में पहला मरीज़ रजिस्टर हुआ था कोरोना वायरस का, और साल भी पूरा नहीं हुआ और इस दौरान आपने देखा कि इस बीमारी ने पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी मचा दी, और न सिर्फ बहुत सारे लोगों की जानें गई बल्कि माशी तौर पर भी बहुत सारे मुल्क जो हैं वो डिस्टर्ब हुए। और अब जो है वो दो बहुत बड़ी कंपनीज़, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, फार्मास्यूटिकल, उन्होंने इसकी वैक्सीनेशन बनाने का ऐलान किया है, और ये वैक्सीनेशन अब दुनिया के कुछ मुल्कों में अब अवेलेबल भी है, जबकि यूके ने तो बाकायदा तौर पर वैक्सीनेशन करना अपने मरीज़ों को स्टार्ट भी कर दिया, अपनी आवाम को। तो सलमान, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? क्या ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मेरे ख़्याल से तो एक बहुत तेज़ी के साथ ये पूरा पीरियड गुजर रहा है और बहुत तेज़ी के साथ ये सारे जो डेवलपमेंट हो रही हैं, आप किस नज़र से देखते हैं इनको? बिल्कुल ताहिर, तकरीबन एक साल हो चुका है, जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में फरमाया इसको, और इसने दुनिया को, अगर मैं ये कहूँ कि अपसाइड डाउन जो है वो बिल्कुल हिला दिया है, तो इसमें कोई मुबालगाराई नहीं होगी। दुनिया जो है अपसाइड डाउन जो है वो हिल चुकी है, चाहे आप सियासी निज़ाम की बात करें, चाहे माशी निज़ाम की, चाहे समाजी निज़ाम की, हर 3 निज़ामों को इसने हिला के रख दिया। जहाँ तक बात है वैक्सीनेशन की, जैसा कि आपने फरमाया यूके ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, और यूके ने अपने मेडिकल स्टाफ से जो है वो उसका स्टार्ट किया है, जो कि मुझे लगता है कि वो कोई और भी सेगमेंट से आप शुरू कर सकते थे। बहरहाल उनकी चॉइस है। जब आप मेडिकल स्टाफ से कोई चीज़ शुरू करते हैं तो आपने देखा कि NHS जो है वहाँ पे यूके में, वहाँ पे हमें कुछ लोग जो है वो रिलेक्टेड भी नज़र आए लगाते हुए, और बाकायदा हमने देखा कि लंदन में, मैनचेस्टर में और बर्मिंघम में बड़े बड़े मुजाहरे भी हो रहे हैं वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़। वो एक अदर बात है, हम पिछले प्रोग्रामों में भी उस पर डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्यों है और क्यों नहीं है। वैक्सीनेशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आप जैसे फरमाएं, कनाडा में भी, पाकिस्तान में भी अब जो है वो हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो है वो एलोकेशन कर दी है बजट की, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान में भी इसका जो है वो इजरा शुरू हो जाएगा। ताहिर बात यह है कि इस पूरे पेंडेमिक के दौरान हमें बात ये देखनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि आम आवाम को जो है वो पता नहीं है उस बारे में, क्योंकि वो पेंडेमिक के दौरान एक पैनिक था, और आवाम उसके अंदर जो है वो जाते गए, और हम ये देखते गए कि सब ये बात कर रहे हैं कि किस तरह बाहर निकलें। उसमें हम थोड़े अरसे के लिए ये बात भूल गए कि ये हुआ क्या था, शुरू कहाँ से हुआ था, इसके दौरान जो है वो किन लोगों ने जो है वो पैसा बनाया है, और क्या कौन लोग जाके तगड़े हुए हैं, कौन लोग कमज़ोर हुए हैं। ज़रा ये सोच सर्चिंग करने की ज़रूरत थी।
जो कि हम ज़रा ब्रीफली बयान करते थे आपको, जो हमने पिछले प्रोग्रामों में भी कुछ कहा है इस बारे में। बिल्कुल। ये जो बिलियनियर्स हैं, वो मज़ीद जो है वो बिलियनियर्स जो है वो बहुत तगड़े हो चुके हैं। जो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ बिज़नेसेस थे, वो ख़त्म हो चुके हैं या कमज़ोर हो चुके हैं, और अगर वो पैंडेमिक ख़त्म भी हुआ तो उनको रिकवरी में कई साल लग जाएंगे। ठीक है। हम बात कर चुके हैं कि जो हेल्थ सिस्टम है दुनिया भर का, वो एक्सपोज हुआ है। बहुत सारे ममालिक को खुल के सामने आ गया है कि वो इफेक्टिव नहीं था। अब आप वैक्सीनेशन के हवाले से भी ये बात देखेंगे कि जब आपको पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन करनी होगी, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ममालिक, इवन वेस्ट में भी आपको नजर आएगा कि वो मिलिट्री की जो है वो खिदमत देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब आपने 100% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन करनी होती है, तो आपको मिलिट्री की भी खिदमत लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जैसे ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन ने स्टार्ट किया ये बात कि कोई जो है वो एयर ट्रेवल नहीं कर सकेगा वो वैक्सीनेटेड नहीं होता, तो आप ये भी देखेंगे कि ट्रेवल आप नहीं कर सकेंगे। तो बहुत सारी जो है शख्सी पाबंदियां भी आपको नजर आएंगी अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लेते तो। सलमान, अच्छा। मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे करूँगा कि देखें, एक तरफ लोग उम्मीद की बात कर रहे हैं और वाकई आपकी बात ये सही है कि अगर हम इस पूरे कहना चाहिए कि इस पूरे पीरियड को देखें जब से ये इसको पेंडेमिक करार दिया गया था WHO की जानिब से, उस वक्त से लेकर अभी तक अब आवाम इस नहज पर पहुंच चुकी है बहुत सारे मुल्कों के। अगर मैं कनाडा की बात करूं, लोग कहते हैं कि भाई बस जल्दी से हम किसी तरीके से इस सारे मामले से निकलें और अपनी जो नॉर्मल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको हम गुजारना शुरू करें, हम तकरीबात में आ जाएँ, हम हॉलीडेज़ कर सकें, हम दूसरी चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। तो अब मामला ये है कि एक तरफ उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि खदशात भी हैं कि आखिर इस वैक्सीनेशन में है क्या और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, इस हवाले से मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी भी पाई जा रही है। देखिए, मैं पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होंगे, क्योंकि इसके क्लिनिकल जो ट्रायल है वो बहुत जल्दी में किया गया है और मुकम्मल तौर पे नहीं किया गया, ये सबको बात पता है। फाइजर की हिस्ट्री आप उठा के देख लें, जो कि लीड कर रही है अभी वैक्सीनेशन में, जो पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन आप देखेंगे कि जो डिस्पैच होगी उसमें जो लीडिंग रोल है वो फाइजर का है और मॉडर्ना का। दोनों की आप हिस्ट्री देख लें, दोनों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है वो फाइन हो चुके हैं पास्ट में, और जो है वो इस तरीके की चीज़ें करते हुए। लेकिन हम जो है वो वही वाली बात है कि हम सबक नहीं सीखते हैं अपने माजी से। खदशात इसलिए हैं ताहिर कि जब आपकी हिस्ट्री इस तरह की हो और जो कंपनियां लीड कर रही हो, और आपने जो ग्रेट रीसेट है, हमने पहले भी कहा है, जो ग्रेट रीसेट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो कह रहा है द ग्रेट रीसेट। अब द ग्रेट रीसेट में वही लोग हैं जो कहते हैं कि डी पॉपुलेशन होनी चाहिए, दुनिया जो है वो 3-4 बिलियन पे हो जानी चाहिए उसकी पॉपुलेशन, और उसके बाद वही लोग जो है वो पेंडेमिक के बाद आए और आपको कहें कि आप वैक्सीनेशन लगा लें, तो आपको थोड़ा तो ये होगा ना कि ये वही लोग हैं जो चंद साल पहले, बल्कि कई दिहाइयों से ये कहते आ रहे हैं कि दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो ये नहीं होनी चाहिए 7.6 और 7.7 बिलियन, बल्कि 3-4 बिलियन होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए? वो कहते हैं कि इसको कम होना चाहिए, वरना जो है वो फला जो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वही सेम लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन लगा लें। तो आपको शक व शुबहात तो होने चाहिए नेचुरली भी कि वही लोग आपको एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, और ये आसान तरीका है। और आपको पता है कि इस नहज पे आपको लाया इसीलिए गया है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बस अब पब्लिक ये बोल रही है 1 साल हो गया, हमारे कारोबार तबाह हो गए, हमारी जिंदगियां जो है वो अजीरन हो गई, अब बस हमें वैक्सीनेशन लगाएं और बस खत्म करें। देखिए, अगर यही मामला होता तो बहुत अच्छी बात थी कि वैक्सीनेशन लगाएं और खत्म हो जाएगा। डॉक्टर फॉशी जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो चीफ ये थे इस पेंडेमिक के दौरान, उन्होंने कहा है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद जो है वो ये स्प्रेड नहीं होगा कोरोना वायरस। अब आप मुझे बताएं, अब आप कहाँ खड़े? मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप लगा भी लेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये स्प्रेड नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो आप तो बिल्कुल मिडिल ऑफ द जंगल खड़े हुए हैं, मतलब आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे। और दूसरी बात जो इसकी शकों की शुबात है, क्लिनिकल ट्रायल इसके हुए नहीं है, साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं। जो बहुत सारे दुनिया में डॉक्टर्स हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, वो इस बात का खदशात का इजहार ऑलरेडी कर चुके हैं और कर रहे हैं अपने फोरम से कि आप बहुत जल्दी में लेके आ रहे हैं। इसके साइड इफेक्ट्स इस तरह के होंगे कि आपको सालों में जाके वो जो है वो नजर आएंगे। मैं आपकी इस बात को एक्सटेंड करूं सलमान, कि जिस वक्त हमारा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, ये खबर आ चुकी है कि यूके में हेल्थ डिपार्टमेंट, जो उनका NHS डिपार्टमेंट है, उन्होंने
उन तमाम वैक्सीनेशन के जो उम्मीदवार हैं उनसे कह दिया है कि अगर कोई किसी किस्म की एक्सट्रीम एलर्जी है किसी को तो वो वैक्सीनेशन लेने से परहेज़ करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस वैक्सीनेशन अभी लगाना शुरू हुए हैं और सामने आ गए हैं कि जिससे रिएक्शन हुए हैं उन लोगों को, उन मरीज़ों को जिन्होंने ये वैक्सीनेशन ली है और उनको काफ़ी ज़्यादा एलर्जी का सामना करना पड़ा है। तो ये चीज़ें तो सामने आना शुरू हो गई हैं। सामने आना भी शुरू हो गई है। और जाहिर एक और बात भी, फाइजर की बात कर लें आप, उन्होंने बाकायदा लीगल कवर लिया है इससे पहले कि आप उनको सू नहीं कर सकते अगर कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं तो वो हर कंट्री में जहाँ वे दे रहे हैं वो लीगल कवर के साथ आ रहे हैं, उस कंट्री से निगोशिएट कर रहे हैं, लीगल कवर के साथ आ रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई साइड इफेक्ट होता है, कुछ हो जाता है, इंसानी जानों का नुकसान होता है, तो फाइजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये लीगल कवर के साथ आ रहे हैं पहली दफा ह्यूमन हिस्ट्री में। इससे पहले तो इन पे फाइन हो सकता था, आप इनको कोर्ट में ले जा सकते थे, अब तो ये लीगल कवर के साथ आ रहे हैं। उनको पता है, मैंने आपको इससे पहले भी एक प्रोग्राम में हमने कहा था कि उनके जो चेयरमैन थे उन्होंने अपने शेयर जो है, मेजॉरिटी शेयर जो है वो सोल्ड कर दिए थे मार्केट में आने से पहले ही वैक्सीनेशन। बिल्कुल। तो आप डॉट्स अगर मिलाएं तो आपको पता लगेगा कि ये उतना सेफ नहीं है जितना बताया जा रहा है। ये एक जल्दी में चीज लाई जा रही है। जो दुनिया के टॉप डॉक्टर्स हैं उनको खदशात हैं, उनको ये मालूम है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज है। और अभी हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और उसकी तरफ बात ही नहीं करते जिसकी तरफ लोग इशारा कर रहे हैं कि वो जो आपके जो एक डीएनए है, एक सिंथेटिक डीएनए आपके डीएनए में जो है वो इंसर्ट किया जाएगा बॉडी में, और उसके बाद जाके फला चीज होगी और ये चीज होगी और 5G का कनेक्शन, उसको अगर आप साइड में भी रखते हैं, इवन इसके क्लिनिकल ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हो रहे हैं। इंडिया में इसके साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो चुके हैं, जो हमारी इतलात है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे उनका जो एक सूबा है वहां पर शुरू हो चुके हैं, और दूसरी कंट्रीज में आपको नजर आएंगे। डॉक्टर फौशी खुद कह चुके हैं ये बात कि ये कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद जो है वो ये हो जाएगा। तो आप एक बात तो देखें, लेकिन आपने दूसरी तरफ शख्सी पाबंदियां पूरी लगा दी हैं। आपने बोला आप ट्रेवल नहीं कर सकते इंटरनेशनल अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है। अच्छा भाई, आप दूसरी बात ये है कि इसके बाद क्या रिकॉर्ड होगा, फिर वो रिकॉर्ड के लिए एक और बात करेंगे। अब आप अगली जो चीज आ रही है हम आपको बता देते हैं अगले सालों में, अब आपकी बॉडी में एक चिप इंसर्ट की जाएगी, क्योंकि वैक्सीनेशन का जब रिकॉर्ड होगा, और आपको पता है कि एक डोज नहीं होगा, हम पिछले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि एक डोज नहीं होगा वैक्सीनेशन का, 2 से 4 हो सकते हैं। ठीक है। तो रिकॉर्ड कौन रखेगा कि भाई आपको दूसरी लग रही है, तीसरी लग रही है, उसके लिए आप क्या टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। ये आने वाले सालों में जो है वो चिप आपकी बॉडी में इंसर्ट की जाएगी जिसके अंदर सारा डाटाबेस होगा। तो ये है क्या, ये ऐसा तो नहीं है कोई ग्लोबल कंट्रोल का कोई एजेंडा है जो कि कोरोना वायरस की शैडो में जो है वो पैरेलल चल रहा है। तो ये सारी चीजें सोल सर्चिंग की हैं, और हमने हर चीज है वो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेनी है ताहिर, क्योंकि माजी में बहुत इस तरह के स्कैम्स हो चुके हैं। ये अपनी नौयत का थोड़ा यूनिक स्कैम है, क्योंकि आपको देखें, इंसानी अगर फितरत में मैं ये बिठा दूं बात, नेचर में ये बात डाल दूं कि आपको इस चीज से खतरा है, और आपकी जो वे आउट है वो यही है कि आप वैक्सीन लगा लें। ठीक है, तो आप खुद से जाएंगे और वैक्सीन लगवाएंगे और कहेंगे कि मैं इम्यून हो गया, जबकि तमाम जो है आपके इम्यूनोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट बोल रहे हैं ये बात कि ये वैक्सीन लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप इम्यून हो जाएंगे। मैं इसमें एक और दिलचस्प बात बताऊं आपको। वो दिलचस्प बात ये है कि अगर हम कनाडा की पर्सपेक्टिव से बात करें तो कनाडा ने ऑर्डर पहले दे दिया वैक्सीनेशन का और अप्रूवल बाद में लिया उन्होंने। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि हेल्थ कनाडा के अप्रूवल के बगैर गवर्नमेंट किसी ऐसी वैक्सीनेशन का ऑर्डर प्लेस ही कैसे कर सकती है। तो ये एक बहुत दिलचस्प बात है सलमान। बिल्कुल दिलचस्प है, और मगरिब के हवाले से बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि जब आप बात करते हैं कि सब कॉन्टिनेंट की, जब आप बात करते हैं साउथ एशिया की या एशियन कंट्रीज़ की, वहाँ तो ये होता है कि ठीक है जी वेस्ट में से एक चीज़ आ रही है, अप्रूव ऑलरेडी होगी, ले लेते हैं, शुरू कर देते हैं। वेस्ट में मैं देख रहा हूँ कि वो जो प्रोटोकॉल्स थे वो सब ब्रीच हो रहे हैं। मतलब आप जैसे आप बात करें अप्रूवल की, हम उस दिन यूके की बात कर रहे थे, क्लिनिकल ट्रायल हुए नहीं है, इतने सख्त कवानीन है यूके में हेल्थ के हवाले से, लेकिन आप जब बात करते हैं इस वैक्सीनेशन की, सबको बाईपास कर दिया गया बिल्कुल लाने के चक्कर में। कैसे बाईपास हो गया? अब आप अमेरिका में भी देखेंगे, आप यूरोप में भी ये देखेंगे कि बाकायदा उनको लीगल कवर दिया जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, लीगल कवर क्यों दिया जा रहा है फाइजर को और इस तरह की कंपनियों को, क्योंकि बाद में आप जाके कोई सू ना कर सके, बाद में आप इनको कोर्ट ना ले जा सके। तो ये तो 100% जो है वो कवर्ड है ये जो कंपनीज है, और दूसरे एंड पर ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो अलग कमा रही हैं। तो आपको ये देखना होगा कि इनके शेयर होल्डर्स कौन है। इतना तो आवाम को देखना चाहिए कि इनके शेयर होल्डर्स हैं कौन,
इन कंपनीज के, और इस पूरी ट्रांजिशन से कौन जो है वो पैसे बना रहा है और किसको फायदा हो रहा है। कम से कम हर केस में ये देखे जाता है कि बेनिफिशियरी कौन है उस चीज का। तो अगर हम ये भी देख लें कि बेनिफिशियरी कौन है तो हमें पता लग जाएंगे, डॉट्स कनेक्ट होते हुए हमें नजर आएंगे ताहिर। और ये जो बाईपास हो रहे हैं रूल्स खासतौर पर वेस्ट में, तो ये बहुत क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल कि वैसे तो आप जो है वो एक चीज इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते जिससे क्लिनिकल ट्रायल ना हो जाए, जो बाकायदा सेफ ना हो ह्यूमन हेल्थ के लिए। लेकिन इसमें जहाँ मासेस का मसला है इतनी सारी, वहां पर जो है आप बाईपास करके और बहुत जल्दी में एक चीज लेके आ रहे हैं। इतनी जल्दी किस चीज की है? देखिए एक साल तो वैसे भी हो चुका है। जो बिजनेसेस तबाह होने थे, जो बैकबोन तबाह होना था मिडिल क्लास का, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। थोड़ा सा अगर आप टाइम और ले लेते, क्लिनिकल ट्रायल पूरे कर लेते, और जो डॉक्टर्स का टॉप डॉक्टर्स है पैनल का, जो दुनिया के, उनका पैनल बना के वो अगर ये श्योरिटी दे देते कि नाउ अब सम वॉट जो है वो ये सेफ है ह्यूमन हेल्थ के लिए, फिर आप लेके आते तो बेहतर होता मेरे ख्याल में। सलमान, खदशात तो हैं, लेकिन देखते हैं कि सूरत हाल आगे चल के क्या शक्ल अख्तियार करती है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप लोगों से फिर सलमान के साथ बातचीत जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। Love that chicken from Popeyes. Love that chicken from Popeyes. Fine Foods, now open in Barhaven area, Ottawa. Pick up or dine in. Also available on Uber Eats, Skip the Dishes, and DoorDash. वेलकम बैक नाज़रीन। हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। सैयद सलमान शाह के साथ हमारी आलमी हालात के ऊपर बातचीत जारी है। सलमान, थोड़ा सा मैं अपना रुख अब करूँगा पाकिस्तान की सियासत की तरफ। अगर आप देखें तो पीडीएम ने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है जो कि एंटी पाकिस्तान है, बल्कि पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अगेंस्ट है। और एक तरफ ये ख़बरें भी आ रही हैं कि इस गवर्नमेंट को कमज़ोर करने के लिए, बल्कि इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए उन्होंने इस्तीफ़े देने की भी कोशिश की है। तरीक़ेकार जो है वो इंतहाई कई जगहों पर जो है वो क्वेश्चनेबल है। तो इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है? 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा भी आ रहा है, तो आपको कुछ लग रहा है कि हुकूमत के ऊपर को कुछ धचका लग सकता है और कुछ पीडीएम अपनी इस तरह की किसी कोशिश में कामयाब होगी? देखिए, जहाँ तक बात है पीडीएम की, हम पहले प्रोग्रामों में भी ये बात कह चुके हैं, और जो गवर्नमेंट ने जो चीज़ नहीं कही वो करनी चाहिए थी उनको, कि जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है वो पीडीएम के स्टेज से जो जा रहा है उसको रोकें। और उसको रोकने का तरीका हमने भी बताया था कि ग्रैंड डायलॉग इनिशिएट करें जिसमें एंटी पाकिस्तान जो नैरेटिव है वो लोगों को अलग करें, और जो अपोजिशन करना चाह रहे हैं इशू बेस जैसे महंगाई पर या और मामला पर, उनको अलग करें। गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, वक्त ज़ाया किया। ठीक है, उसको नुकसान तो होगा उस बात का सियासी। लेकिन जहां तक ये बात है कि पीडीएम के जल्द से जल्द उससे गवर्नमेंट चली जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं हवाला दूंगा फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का। चंद हफ्ते पहले उन्होंने एक जबरदस्त आर्टिकल लिखा और उन्होंने ये बात बताई कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं जा रही, क्योंकि उसके पीछे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। और जब एस्टेब्लिशमेंट आपके पास पीछे खड़ी हो तो आपको ले जाना इतना आसान नहीं होता पाकिस्तान में, जो लोग पाकिस्तानी सियासत को समझते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भी इस बात को एंडोर्स किया, और बाकायदा वो न्यूट्रल व्यूज थे, उनमें कोई पाकिस्तान जो था नहीं, तो वो बाकायदा उन्होंने असेसमेंट की और ये बताया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही। बड़ा मुश्किल हरक्यूलियन टास्क है पीडीएम के लिए।
अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने जो इनको ढील दी उसकी वजह से हुआ ये कि इनका ये जाके मुल्तान में एक जो है मिसमैनेजमेंट हुई, ये रोकते रहे और आखिर में जाके इन्होंने इजाजत दे दी। अब इस तरह की जो टेक्निकल गलतियां होती हैं उससे होता क्या है कि ऑपोजिशन को ऐसा लगता है और उनकी जो कारकुनान है उनको ऐसा लगता है कि वो सही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो फोर्स का इस्तेमाल कर रही है। तो इस तरीके से ये आपको नहीं देना होता इंडिया, आपने अगर इजाजत देनी है मतलब उनको इम्प्रेशन ये गया कि उनका मौकफ तस्लीम कर लिया गया और हुकूमत थोड़ी सी जो है वो बैक फुट पे चली गई है, बैकफुट पे चली गई, क्योंकि आपने पहले कहा कि हम इजाजत नहीं देंगे मुल्तान में, फिर आपने बिल्कुल आखिर में आके इजाजत दे दी, फिर उसमें थोड़ा वायलेंस भी हुआ। तो वायलेंस जो है ना वो अभी सूट करता है पीडीएम को, ये आपको समझनी होगी बात। और जितना ज्यादा वायलेंस होगा उतना ज्यादा पीडीएम स्ट्रांग होती चली जाएगी। गवर्नमेंट को ये करना है कि वायलेंस तो होने नहीं देना, और अगर मौका गवर्नमेंट का ये है कि कोरोना फैलेगा, कोरोना का स्प्रेड होगा, तो एसओपीज का जो है वो आप वो करें, फोर्सफुली जो है वो इम्प्लीमेंट करें। आप कोर्ट जाएं, आप मीडिया कैंपेन चलाएं, सॉफ्ट पावर आपके पास बहुत सारे हैं ऑप्शंस, आप वो अप्लाई करें, आप कैंपेन चलाएं। इस तरह की हमने कोई चीज नहीं देखी, और इक्का दुक्का बयान हम देख रहे हैं जो कि बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होंगे। जबकि आप पीडीएम के स्टेज से देखें, आप बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। और अगर आप खास तौर पे मैं बात करूं मरियम नवाज साहब की, तो वो तो अब आर या पार वाले मूड में है। वो कह रही है कि पार होगा, ये पार होगा लाहौर जलसे के बाद। और आर या पार का मतलब क्या है? इसके बाद बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं कि जनवरी जो है वो आखिरी महीना होगा। तो ताहिर, और कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात जो है वो रिकग्नाइज की है कि कुछ तो है पीडीएम के पीछे, कोई तो कंट्रीज बाहर पीछे से खड़े हैं जो पीडीएम जो है वो इतनी कॉन्फिडेंटली जो बोल रही है कि जनवरी आखिरी महीना है या बस अब आर या पार हो रहा है। क्या श्योरिटी इस तरीके की है पीडीएम को कि जिसकी बेसिस पे वो है वो बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं कि जनवरी जो है वो आखिरी महीना है इस गवर्नमेंट का, जो कि बिल्कुल चंद हफ्ते की बात है। तो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये बात एक्सेप्ट की कि कुछ कंट्रीज जो है इसके पीछे है। जाहिर सी बात है, उनको इंटेलिजेंस ब्रीफिंग भी दी जा रही है, तो उनको पता है कि कुछ कंट्रीज इसके पीछे हैं जो कि इसको इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपको पता है कि हम नाम ले लेते हैं, इंडिया में इस पूरे नैरेटिव को सेलिब्रेट किया जा रहा है, बाकायदा प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सेलिब्रेट किया जा रहा है। मरियम नवाज साहब को वगैरह लीडर के तौर पे दिखाया जा रहा है, बाकी लोगों को भी दिखाया जा रहा है। तो जहां पाकिस्तान को जो करने की जरूरत है वो ये है कि अगर आपको इजाजत देनी है तो आप इजाजत दे दें, जलसा करने दें लाहौर का। जलसे से गवर्नमेंट नहीं जा रही कहीं भी, ताहिर। हाँ, आप पैरेलल ये बात करें कि आप जब जलसा करने जा रहे हैं आप पूरी मीडिया कैंपेन लॉन्च करें, गवर्नमेंट आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, सॉफ्ट पावर यूज करें और कहें कि ये जो कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ तो इसकी जिम्मेदार अपोजिशन होगी और पीडीएम होगी। आप जबरदस्त कैंपेन चलाएं इसको, ताकि उनको रिस्पॉन्सिबल करा दें। उनकी कोई कॉस्ट तो हो, ये काम करने की कोई कॉस्ट तो आप लगाएं, लेकिन आप नहीं कर रहे वो बात, ये आप गलती कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपने ये काम भी नहीं किया कि जो एंटी इंस्टीट्यूशंस और एंटी पाकिस्तान जो नैरेटिव था आपने उसको आइसोलेट नहीं किया। उसका फायदा पता है क्या हुआ? वो फोर्सेस उनके साथ मिली हुई हैं जो कि नॉर्मल इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहिए, तो उसको वो फायदा उठाते हुए आगे जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर लें जो कि सरबराह हैं इस पूरे पीडीएम के, वो कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से कोई बात नहीं हो सकती। देखिए, कुछ तो है कि वो डायलॉग नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उनको पता है डायलॉग अगर करेंगे, वो टेबल पे बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कोई एजेंडा होगा। भाई आपका इशू क्या है? एक ही नैरेटिव है उनका, और वही बोले जा रहे हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिलेक्टिव है, और जब वो सिलेक्टिव बोलते हैं तो वो इशारा करते हैं कहाँ? इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, कि इन्होंने इनको लाके बिठाया है, ये सिलेक्टिव है, इसके अलावा उनका कोई इशू नहीं है। आज आप इनको एनआरओ दे दें, एनआरओ 2.0, ये सारे आप देखेंगे पीटीएम के सारे जलसे खत्म हो जाएंगे। आज आप इनको रिलीफ दे दें, सब खत्म हो जाएंगे। जो कि इमरान खान साहब ने इस रिजॉल्व को इजहार किया है कि कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मेरी गवर्नमेंट चली जाए, मैं इनको कोई रिलीफ नहीं देने लगा, कोई नैब का केस वापस नहीं लूंगा, कोई एनआरओ नहीं दूंगा। तो इमरान खान साहब जो है वहां पे उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है फर्म कि वो नहीं देंगे, और ये जो है आम आवाम को जो है वो बेवकूफ बना रहे हैं कि, और इनके असल इश्यूज इनके अपने पर्सनल जाती हैं, और ये कह रहे हैं कि जो है सिलेक्टिव है और ये हो गया और वो हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। कोई इनसे सिर्फ मुड़कर ये पूछ ले कि अगर इस गवर्नमेंट को अभी खत्म कर देते हैं तो आप आके ऐसा क्या कर लेंगे कि पाकिस्तान जो है वो रातों रात ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर इनका नैरेटिव जो है वो बर्स्ट हो जाएगा। सिर्फ आप मुड़कर आप ये सवाल कर ले, इनके पास कोई प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है ताहिर। ये सिर्फ एक जो है वो हॉलो सा एक इन्होंने क्लेम है कि बस इनको आप घर भेजें, और वो आपकी स्टैब्लिशमेंट से भी ये कह रहे हैं कि हम आपसे करने को तैयार है डायलॉग, लेकिन शर्त ये है कि आप इमरान खान को पहले घर भेजें।
मैं इसमें एक सवाल करूंगा सलमान कि क्या इमरान खान का इन सब चीज़ों के ऊपर से जो आंखें बंद किए रखी या उनको जो है वो एक लेवल फील्ड दी गई कि यस यू कैन कम एंड प्ले, क्या ये एक टैक्टिक है या फिर वाकई वो यहाँ पर जो है वो ही मिस्ड आउट अ ट्रिक के नहीं, वो उस चीज़ के ऊपर निगाह नहीं रख सके और पीडीएम ने थोड़ी सी अपनी जगह बना ली? आपको क्या लगता है इसमें? ये कोताही तो हुई है ताहिर, ठीक है, और उसकी वजह इमरान खान के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उनको सही जो ग्राउंड पे हालात हैं उससे आगाह नहीं कर रहे। लेकिन उसकी जो रिकवरी होगी वो वहां से होगी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही जल्द से जल्द उससे, क्योंकि एज लॉन्ग एज एस्टेब्लिशमेंट जब तक खड़ी है हुकूमत के साथ तो वो कहीं नहीं जा रही। इसका इजहार शेख रशीद साहब ने भी बारहा किया है। लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पर टेक्निकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हुई हैं, ठीक है। और इनको ये जो वैक्यूम दिया गया है पीटीएम को कि आप जो चाहे मर्जी बोल दें, पाकिस्तान के खिलाफ बोल दें, पाकिस्तान के जो बनाने वाले उनके खिलाफ बोल दें, या इस हुकूमत के खिलाफ बोल दें, या पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बोल दें, ये इतना स्पेस नहीं दिया जाना चाहिए था, जो कि गलत है। आप पहले दिन से ही जो है नवाज शरीफ साहब की आप तकरीर उठा लें, कोई सी भी जिन्होंने की है, आप वही तकरीर अगर किसी और को आप शक्ल बदल के करवा दें किसी और कंट्री में, वो बंदा बिहाइंड द बार्स होगा। ये मेरी मैं गारंटी देने को तैयार हूं इस बात पे। इंडिया में आपको इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप इंडिया के खिलाफ बोल सकते हैं, इसराइल में बोल सकते हैं, अमेरिका में बोल सकते हैं, यूके में बोल सकते हैं, कहीं आप ये नहीं बोल सकते, सिवाय ये पाकिस्तान में तमाशा होता है। तो ये बाकायदा वैक्यूम दिया गया है पीडीएम को, और इसका सियासी नुकसान तो डेफिनेटली हुकूमत को होगा। और मौलाना फजल रहमान साहब, आप देखें मौलाना फजल रहमान साहब सरबराह जो है इसके, देखें उनके पास जो है वो खोने को कुछ है नहीं। ठीक है, जब कुछ लोग ऐसे हो जिनके पास खोने को कुछ हो नहीं ना, तो वो किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और उन्होंने इस बात का इंदिया दे दिया है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वायलेंस उनको सूट करता है। खुदा ना खास्ता जो है वायलेंस हुआ और कुछ एक दो इंसानी जानें भी चली गई, पीटीएम को बहुत फायदा होगा। गवर्नमेंट को बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। कुछ बीच की फोर्सेस भी इसमें प्ले कर सकती हैं, हुकूमत को ये भी देखना होगा। और ये मत भूलिए, एज वी स्पीक, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, तो आपकी जो सरहदें हैं वो बिल्कुल उस पर जो है वो बिल्कुल फाइट चल रही है, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे, एलओसी पे। रात को भी मैं देख रहा था ये बात, और एक पूरा माहौल बन रहा है। और जब पीडीएम खुल के बोल रही है कि जनवरी तक ये नहीं जाएगी गवर्नमेंट, उनको भी पता है एक परफेक्ट स्टॉर्म जो है वो इमरान गवर्नमेंट के लिए आ रहा है अगले चंद हफ्तों में, जहाँ के एक्सटर्नल और इंटरनल टर्मोइल क्रिएट हो रहा है। तो इमरान खान गवर्नमेंट को जल्द से जल्द बात करनी होगी। अभी तक जो हम रिएक्शन देख रहे हैं वो एक रिएक्टिव अप्रोच है गवर्नमेंट की तरफ से। इसको प्रोएक्टिव करने की जरूरत है, लेकिन हफ्तों में नहीं, दिनों में करना होगा अब ये, ताहिर, वरना बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, ठीक, सही। सलमान, इसमें एक छोटा सा और पहलू जो मैं एक सवाल दिमाग में ये उठता है, अमूमन ये देखा गया है कि जब भी यूएस में इलेक्शंस होते हैं उसके बाद एकदम दुनिया भर की तमाम जो मुल्क हैं उनका सियासी मंजरनामा बदल जाता है। अभी जो बाइडेन ने इस वक्त जो है वो हल्फ लिया नहीं है, उन्होंने ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट संभाला नहीं है। क्या आपके ख्याल में कुछ चीज़ें उनके बदलने के, क्या जो पीडीएम का जो नैरेटिव है वो कुछ इस तरफ इशारा कर रहा है कि जनवरी जो है वो आखिरी मंथ है? क्या कोई बैकडोर राब्ते आपके ख्याल में कोई यूएस गवर्नमेंट से या होने वाली जो गवर्नमेंट है उनसे नजर आते हैं आपको? बिल्कुल, वो जो है वो इशारे आना शुरू हो चुके हैं। कल की बात है कि यूएस ने पाकिस्तान को जो है वो जो रिलीजियस फ्रीडम लिस्ट है उसके अंदर उन 9 ममालिक के साथ डाल दिया है जहाँ पे जो है वो फ्रीडम नहीं है रिलीजियस, और बिल्कुल जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स का मुजाहरा करते हुए इंडिया को बिल्कुल इसको इग्नोर कर दिया है। जबकि अगर आप बात करें पूरी दुनिया में कहीं अगर रिलीजियस इंटॉलरेंस है, अभी आप देख लें, आप कनाडा में रहते हैं, आपको भी इस बात की हीट अभी तक आ गई होगी कि जो सिख हैं, जो दिल्ली में उनका मुजाहरा चल रहा है फार्मर्स का, वो पूरा इंडिया उन्होंने बंद कराया हुआ है। ठीक है, वहां पर प्रोसिक्यूशन हो रही है रिलीजन की बेसिस पर, तो इंडिया का उस लिस्ट में नाम ही नहीं है, जो कि कल उसका इजरा हुआ है जिसमें कहा गया है 9 ममालिक के साथ कि पाकिस्तान में जो है वो रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। तो ये इटसेल्फ एक मजाक है जो हो रहा है। तो ये इशारे आना शुरू हो गए, पाकिस्तान पे जो है वो जो है जिंदगी जो है वो तंग होना शुरू हो चुकी है। मैं इससे पहले भी प्रोग्रामों में आपको कह चुका हूँ, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल इग्नोर करता गया एक चीज को, खामोशी से आके जो है वो बैका एग्रीमेंट हो चुका है इंडिया के साथ, अमेरिका का, इसमें इजराइल भी शामिल है। ठीक है, पाकिस्तान पे मिडिल ईस्ट की तरफ से भी प्रेशर है। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको जॉब्स के लिए प्रॉब्लम हो रही है, वीजे उनके बंद हो चुके हैं,
ठीक है। अब आप देखते चले आए वो पूरा वैक्यूम जो है उसको फिल कर रहा है इंडिया मिडिल ईस्ट में। तो ठीक है। पाकिस्तान पे इकोनॉमिक प्रेशर भी आ रहा है, ताहिर सियासी प्रेशर भी आ रहा है, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मिलिट्री प्रेशर भी आना शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए जो है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सर्दियां इतनी आसान नहीं है, शायद आपको याद हो हमारे बिल्कुल। कई पहले प्रोग्रामों में, ये सर्दियां आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए भी और इस रीजन के लिए भी। तो ये आने जा रहा है। और एक और मैं आपको इस जबान बात बता दूं, जो बाइडेन की जो सबसे ज्यादा जो पॉलिसी जो डायरेक्टली इफेक्ट करेगी पाकिस्तान को, वो उनकी अफगानिस्तान की पॉलिसी होगी। मैं आपको फिर दोहरा दूं, अफगानिस्तान में जो बाइडेन अगर आ जाते हैं, स्मूथ ट्रांजिशन हो जाती है 20 जनवरी को, तो पाकिस्तान के लिए एक और चैलेंज का सामना है जिसको पाकिस्तान एंटिसिपेट नहीं कर रहा। पाकिस्तान को एंटिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जो बाइडेन आ गए तो वो स्टे करेंगे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में अमेरिकन स्टे का मतलब है कि मजीद यहाँ पर जो है वो हालात खराब होंगे पाकिस्तान के लिए। ठीक। सलमान, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं नाज़रीन, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to City Pro Realty. We are 100% Canadian family-owned real estate brokerage. If you are thinking of buying or selling residential or commercial real estate, think of us. Call us. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our passion is real estate. Your success is our priority. Our commission plans to meet your budget. Your satisfaction is guaranteed. A family serving family. To search for sale properties and free reports, visit www.citypro.net. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने लिया था एक छोटा सा ब्रेक। कोविड-19 वैक्सीनेशन और पाकिस्तान के सियासी हालात के ऊपर आपने से सलमान शाह का तज्जिया सुना। मैं अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सलमान से सवाल करना चाहूँगा मिडिल ईस्ट की अमूमी जो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स की जो हालात हैं उनके ऊपर, और बिलखुसूस मैं बात करूँगा जो ईरानियन चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो जिनका कत्ल किया गया मोहसिन फ़खरीज़ादे साहब का। तो सलमान, किस नज़र से आप इसको देखते हैं और क्या मुहर्रिकात हैं इसके पीछे और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके? देखें, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत कैटास्ट्रॉफिक होंगे अगर आप मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, क्योंकि ये दूसरी असैसिनेशन है। अगर हम पहली असैसिनेशन की बात करें तो कासिम सुलेमानी साहब जो थे इनके चीफ फोर्सेस के, हाँ, उनकी असैसिनेशन हुई बगदाद के करीब इराक में और ड्रोन्स के जरिए। तो उसमें उसके पीछे अमेरिका था, अमेरिका ने ये बात ओन भी की। अच्छा, मिस्टीरियसली इनका जो असैसिनेशन हुई है मोहसिन फ़खरीज़ादे, ये बेसिकली इनके चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और इनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उनके हेड थे। तो ये कोई छोटी मोटी असैसिनेशन नहीं हो रही। तो लेकिन इसमें जो मिस्टीरियसली एक बात हुई है कि इनका कॉन्वॉय जो गुजर रहा था और उसके साइड में एक जो व्हीकल खड़ी हुई थी, इसके ऊपर एक ऑटोमेटिक जो है वो मशीन गन लगी हुई थी, जो कि अब बाद में बताया गया है
बहुत सारे अखबारात ने भी इसको कंफर्म किया है, जिसमें अल जजीरा भी शामिल है, कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो सैटेलाइट से उसको कंट्रोल किया जा रहा था, उस मशीन गन को, और उस मशीन गन ने जो है वो उसकी असैसिनेशन की है उनकी। अब देखिए इसके पीछे कोई ह्यूमन तो मिला नहीं हुआ है, कोई इंसान मिला नहीं उनको, ठीक है, जिसमें आप कह सकें कि फला ने मारा है या असैसिनेशन इसने किया। तो अब आप देखें कि जो सबसे पहला सवाल जो उठता है जो ईरान के हवाले से, कि उनकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई है कि वो अपने चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी अगर वो सेफ नहीं कर पा रहे, और तेहरान के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं, ये मैं आपको ये नहीं बता रहा किसी और कंट्री में, तेहरान के आसपास ये वाकया हुआ है, और उनके चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट के कॉन्वे पे हमला हुआ, और एक सिक्योरिटी, उनकी जो सिक्योरिटी थे वो भी जहाँ भाग हुए इसमें, और उनको जो है असैसिनेट कर दिया गया। और जब पता लगाया गया तो पता ये लगा कि ऑटोमेटिक मशीन गन थी जो कि सैटेलाइट के थ्रू हैंडल हो रही थी, कंट्रोल्ड हो रही थी, और आपको ये भी नहीं पता लगा कि उसको कौन कंट्रोल कर रहा था। ईरान ने पिन पॉइंट किया है इजराइल की तरफ, हम सबको पता ही है, वो बाकायदा स्टेटमेंट इशू कर चुके हैं इस बारे में। इसका इम्पैक्ट ये होगा ताहिर कि मजीद तलखियां जो हैं अरब वर्ल्ड के दरमियान और ईरान के दरमियान बढ़ेगी, और खासतौर पर जब हम अरब वर्ल्ड की बात करते हैं तो अरब वर्ल्ड को लीड करता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया टुगेदर विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके दरमियान और ईरान के दरमियान तलखियां बढ़ती चली जाएंगी। पाकिस्तान ने एक इम्पैक्ट ये किया था, पाकिस्तान ने एक रोल अदा करने की कोशिश की थी सालसी के तौर पे, और किसी हद तक इनके दरमियान जो है तलखियां हैं वो कम करने की कोशिश की थी। लेकिन आपने देखा है कि जैसे ही इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन जो हुई है अरब कंट्रीज की, सऊदी अरेबिया की और यूएई की, उसके बाद आप देख रहे हैं कि इवेंट्स जो हैं वो जो है उनका रफ्तार बढ़ चुकी है इस मामले में, यानी तलखियां आपको मजीद बढ़ती हुई नजर आएंगी आने वाले दिनों में। और आप देखिए जब, और आप ये मत भूलिए कि कुछ अर्से पहले जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू साहब, वो अपनी एक प्रेजेंटेशन के दौरान इनका नाम ले चुके हैं, मोहसिन फखरीजादे का, तो वो उनके ये निशाने पे थे, और अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो उनके ये निशाने पे थे। और ईरान भी यही पॉइंट आउट कर रहा है कि जिसको सैटेलाइट के थ्रू ये जो गन, मशीन गन जो है, इसको जो हैंडल किया जा रहा था, तो ईरान ने बाकायदा ये स्टेटमेंट भी इशू किया है कि इसके पीछे जो है वो इसराइल का हाथ है, इसराइल और अमेरिका को उन्होंने रिस्पॉन्सिबल ठहराया इस बात का। तो तलखियां मजीद बढ़ेंगी, और जब तलखियां ईरान और अरब वर्ल्ड के दरमियान बढ़ती है ना, तो ताहिर उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है और इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे पड़ता है। क्योंकि आप ये मत भूलिए कि ये ओल्ड स्कूल जो हमारा आर्गुमेंट है शिया सुन्नी का, ये दोबारा से भड़क जाता है, बिल्कुल सही। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ेगा। पाकिस्तान पहले भी सालसी की कोशिश कर चुका है, अभी भी बैकडोर से कोशिश कर रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है दोनों साइड्स को, लेकिन चूंकि ईरान का नुकसान इतना बड़ा है, आप इमेजिन करें कि आपके कोई आर्मी चीफ को कोई उड़ा दे, और उसके बाद आपके चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कोई उड़ा दे विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर, तो उस कौम का क्या रिएक्शन होगा। ईरान की जो गलियों में है वो रिवेंज की सदाएं गूंज रही हैं, इंतकाम की सदाएं गूंज रही हैं, और ठीक है ईरान अपना पूरा टाइम लेता है वो करने में, और फौरन इमोशनल रिएक्शन नहीं देता, लेकिन आपको नजर आएगा कि ईरान अरब के, और ईरान एक और बात कर चुका है कि वो मेनलैंड यूनाइटेड स्टेट्स तक तो नहीं जा सकता या इसराइल डायरेक्ट नहीं जा सकता, लेकिन वो कह रहा है कि जो इसके एलाइज हैं यानी अरब कंट्रीज, मैं वहां पर जरूर हमला करूंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा अपने टाइम और वक्त के हिसाब से। तो ये अब तलखियां बढ़ने जा रही हैं, और हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान का एक अच्छा अलायंस बना हुआ है तुर्की के साथ, पाकिस्तान को चाहिए कि तुर्की के साथ मिलकर जो है इस मामले को ठंडा करने की कोशिश करे, सालसी की कोशिश करे, और बाकायदा इनिशिएट करे, वेट ना करे कि कोई मामला मजीद खराब करा दे बीच की फोर्सेस आके, इसको चाहे। जैसे अभी आप देखें कि इंडिया की जो एयर चीफ है वो अरब के दौरे पे गए हुए, तो वो एंटिसिपेट कर रहे हैं, वो पहले से अपने ताल्लुकात मजीद बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, और जो हम जो है वो बिल्कुल जो है वो बहुत रिएक्टिव मोड में है। हमारा प्रॉब्लम ये है ताहिर, हमें बात समझनी होगी, हम रिएक्टिव मोड में, जबकि आपके जो जियो पॉलिटिक्स है मिडिल ईस्ट में हो या साउथ एशिया में, वो इतनी तेजी से बदल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो हम रिएक्टिव मोड में है, हमें थोड़ा सा एंटिसिपेट करना पड़ेगा, और जो है वो जल्दी करनी पड़ेगी, चाहे वो मामला अफगानिस्तान का हो चाहे वो मिडिल ईस्ट का हो। मिडिल ईस्ट में जब हम बात करते हैं तलखियां बढ़ रही है ताहिर, तो उसमें पाकिस्तान को इकोनॉमिक प्रेशर भी आता हुआ आपको नजर आएगा, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कहीं यहाँ पे वीजे की पाबंदियां लग रही हैं, कहीं आपकी वर्क फोर्स को निकाला जा रहा है, बहुत प्रेशर आने वाला है पाकिस्तान पे, और आपको बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी पाकिस्तान के अंदर उनको अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तानी बाहर से आएंगे उनको आपको अकोमोडेट करने के लिए जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी,
और उस पर आपका प्रेशर आएगा, महंगाई ऑलरेडी आपके यहाँ बहुत है। और देखें, एक आम आदमी ये बात नहीं समझता कि जियो और ग्रैंड स्ट्रेटेजिक डायलॉग क्या चीज होती है, ग्रैंड स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या होते हैं। उनको तो ये पता है कि चीजें हमें सस्ती मिलनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना बिल्कुल चाहिए, सही। चंद सीधा चीजें हों। और अगर ये नहीं होगा तो आपके पास इंटरनल प्रेशर भी होगा और पीडीएम जैसे अनासर जो है वो एक्सप्लॉइट करेंगे, जो कि वो एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं। ठीक, सही। तो सलमान, क्या अब अगर हम देखें कि कुछ मुल्कों ने, अरब ममालिक ने इसराइल के साथ अपने बाकायदा ताल्लुकात का आगाज़ किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर से सदर मुंतखब ना हो सके, तो अब उस कोशिश को, वो जो एक मिशन है, क्या उसको धचका लगेगा? उसके पेस को धचका लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस रुकेगा नहीं। ठीक है। ये जो इल्यूजन ऑफ चॉइस है ना, कि प्रेसिडेंट बाइडेन आ जाए या प्रेसिडेंट ट्रम्प आ जाए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज जब हम बात करें इसराइल की, तो इसराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसराइल का अपने एजेंडाज है, वो उसको परस्यू करता है। कभी पेस स्लो हो जाती है, कभी पेस फास्ट हो जाती है। कुछ प्रेसिडेंट जो है वो कैटलिस्ट का रोल अदा करते हैं, यानी उनकी पेस को बढ़ा देते हैं, कुछ कम करते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप की ट्रांजिशन पीरियड में ही, यानी हमने आपको बात की थी इलेक्शन के वाले ही वीक में, मार्क एस्पर जो है उनके चीफ, वो इंडिया आके बैका एग्रीमेंट साइन कर जाते हैं आपको। और जो है डोनाल्ड ट्रंप वो है इलेक्शन की गहमा गहमी में जो है वो मगन थे वहां पे। तो ये मत भूलिए, एक पैरेलल यूएस डीप स्टेट जो है उसका इसराइल के साथ एक अलायंस है और उनका एक एजेंडा है, उनको उन्होंने फुलफिल करना है। जो मर्जी प्रेसिडेंट आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको क्लियर बता रहे हैं। तो पेस स्लो या फास्ट हो सकती है ताहिर, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन जो इनिशिएट हो चुकी है, ये आपको मजीद बढ़ती हुई नजर आएगी आगे वाले दिनों में। सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आलमी हालात के ऊपर नज़र डाली, तज्ज़िया दिया इतना अच्छा, और हमारे नाजरीन को जो इस वक्त सूरत हाल जो एक बनी हुई है जियो पॉलिटिक्स की और आलमी हालात की, उनसे आगाह किया। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह आपको इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्रामों में हम फिर दावत देंगे और जहमत देंगे आपको। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि ये तमाम जियो पॉलिटिक्स और जो हालात हादरा आपके सामने रखे गए सैयद सलमान शाह की जानिब से, हम स्पेशली मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वो तमाम मुद्दे, वो तमाम मौज़ूआत हमारे नाज़रीन के लिए सामने लेकर आऊँ जो कि दिलचस्प हों और जिनमें पॉजिटिविटी हो, कोई होप हो, कोई उम्मीद हो। लेकिन बाज़ औक़ात ये जो इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इनके ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी होता है, और सलमान ने बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने तमाम सिचुएशन को वाज़े किया और बताया कि किस तरह से तमाम ममालिक जो हैं वो वैक्सीनेशन की दौड़ में शामिल हो रहे हैं, और किस तरह से उसके अंदर जो लोग हैं उनके जो खदशात हैं वो उन खदशात के साथ किस तरह वैक्सीनेशन को लगवाने के लिए रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासी हालत के ऊपर हमने बात की। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए क्या नए चैलेंजेस होते हैं, और इसी तरह मिडल ईस्ट में भी देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है जब जो बाइडन ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट संभालेंगे, तो उसके बाद फिर वहाँ पर हालात क्या नए करवट लेते हैं। हालात हादरा से ताहिर शेख को इस एपिसोड में इजाज़त दीजिए। जाने से पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो यूट्यूब का जो पेज है उसको ज़रूर लाइक करें, उस पर सब्सक्राइब करें, और जो हमारा फेसबुक का पेज है उसको भी लाइक करें। हमारी वेबसाइट है www.awazent.com, उस पर हमारे तमाम प्रोग्राम्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे जो कि ब्रॉडकास्ट हुए हैं। हमारा न्यूज़ चैनल है आवाज़ एंटरटेनमेंट का और आवाज़ न्यूज़, उसको भी आप लोग देखते हैं, उसको भी आप लोग पसंद करते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, उसको पसंद करते रहिए। अपने होस्ट ताहिर शेख को हालात हादरा की इस एपिसोड से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।